डीडवाना हिंदी साहित्य दर्पण के 90वें इस साप्ताहिक कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ देश के विभिन्न स्थानों से कवि और कवियत्रियां उपस्थित हैं। उन सभी का स्वागत करते हैं और सबसे पहले आमंत्रित करते हैं आज के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र अलंकार जी को कि वो आए और अध्यक्ष पद को स्वीकार करें। और एक और कृपा होगी कि यदि मां सरस्वती की वंदना भी प्रस्तुत कर दें तो हमारा आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल पाएगा। स्वागत स्वागत। आदरणीय प्रबल प्रताप जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपने इस समृद्ध साहित्यिक पटल डीडवाना हिंदी साहित्य दर्पण से जोड़ा मुझे और आज इतने वरेण्य साहित्यकारों के बीच में काव्य पाठ करने का अवसर दिया है। इसके लिए भाई प्रजापति जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे जोड़ लिया है। आइए, किसी भी साहित्यिक अनुष्ठान का प्रारंभ माँ सरस्वती की वंदना से होता है। यह परंपरा है और यह होना भी चाहिए। मैं तो वाणी से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मन से जुड़िए और हम सब लोग यह प्रार्थना करें और हम सबकी तरफ से यह प्रार्थना कर रहे हैं। आइए जुड़िए। हमको विमल मति ज्ञान दे, हमको विमल मति ज्ञान दे, मां शारदे वरदान दे। हमको विमल मति ज्ञान दे, मां शारदे वरदान दे। मां शारदे हंसासिनी, वागेश वीणा वादिनी। विद्या विनय प्रज्ञान दे, विद्या विनय प्रज्ञान दे, मां शारदे वरदान दे। मां शारदे वरदान दे। दूसरा पुष्प। निर्झर झरी अस सुर झरी, जिससे मिले हमको हरि। निर्झर झरी अस सुर झरी, जिससे मिले हमको हरि। उस नाद का संधान दे, उस नाद का संधान दे, मां शारदे वरदान दे। मां शारदे वरदान दे। तेरी करूं मां आरती, गूंजे सकल दिशि भारती। तेरी करूं मां आरती, गूंजे सकल दिशि भारती। स्वर ताल काव्य विधान दे, स्वर ताल काव्य विधान दे, मां शारदे वरदान दे। मां शारदे वरदान दे। और अंतिम पुष्प। मेरी सफल हो साधना,
पूरी करो माँ कामना, मेरी सफल हो साधना, पूरी करो माँ कामना, अपनी दया का दान दे, अपनी दया का दान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। जय वीणा पाणी जी, बहुत बहुत माँ कल्याण करो। जय वीणा पाणी, जय वीणा पाणी। और आपने जैसे कि हमारे सभी प्रतिभागियों की तरफ से, हमारे जो साथी हैं जुड़े हैं सुन रहे हैं, सबकी तरफ से आपने माँ सरस्वती की वंदना की, बड़े ही उत्तम शब्दों के साथ में और उत्तम भाव के साथ। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और अब माँ सरस्वती की वंदना हो चुकी है तो निश्चित रूप से अब हम प्रथम कवि को आमंत्रित भी कर सकते हैं और उनकी रचनाएं सुन सकते हैं। तो हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे साथ वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे वैद्य जी आए और अपनी प्रस्तुति करें। सभी साथियों को 8 मिनट का कार्य पाठ करना है। 8 मिनट का समय है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। उसमें अपनी एक रचना सुनाते हैं या 2 रचना सुनाते हैं, उनके विवेक पर निर्भर करता है। स्वागत है वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी जी। स्वागत गोस्वामी जी, स्वागत। सुनाई नहीं दिया कि किसका नाम बोला? सुना नहीं, सुना नहीं। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? स्वागत स्वागत। जी आप प्रस्तुत करिए, आवाज आ रही है आदरणीय जी जी, नमस्कार। नीति शास्त्र कहता है कि यदि दिन में भरपेट भोजन मिल जाए और रात में अच्छी नींद आ जाए तो वो आदमी सबसे सुखी आदमी है धरती का। अन्य बंगला कोठी आदि सब बाद की बातें हैं। तो इसी आधार में मैंने लिखा है, मत गेंद छंद है, 4-5 छंद है। उत्तम है दिन मान वही, भर पेट मिले जब खावन रोटी, भूख लगे तब भोग विलास, सिंगार की बात लगे अति खोटी, वस्त्र अनेक मिले न मिले, मिल जाय शरीर को एक लंगोटी, रेशम सेज सजाई भली पर नींद बिना वह काटे चिकोटी, उत्तम है बलि उत्तम है दिन मान वही, भर पेट मिले जब खावन रोटी, कंचन का अब संचय चाहुन, चाहुन संपद संग्रह कोटि, पेट भरे तब जंगल माही, करूं सब काम उठाऊं भरोटी, कर्म करूं जन लाभ प्रदायक, खाऊं नहीं जम राज्य की सोटी, उत्तम मान वही, भर पेट मिले जब खावन रोटी, नेक करी तब नेक मिली, यदि कीनी बुराई बुरी बन लोटी, है क्षण भंगुर देह सभी अरु, काल के हाथन है अब चोटी, ईश्वर से अरदास करूं, श्रम रोज करूं यह दीजिए पोटी, उत्तम है दिन मान वही, भर पेट मिले जब खावन रोटी, कष्ट भरे पल में रख धीरज, पार करो हर बार कसोटी, ओतज ला परितोष, गुरुजन बात बतावत मोटी, आखिर है पर लोक वहां पर, भौतिक वस्तु लगे अति छोटी, उत्तम है दिन मान वही, भर पेट मिले जब खावन रोटी, दोहन खूब किया
आखिर पाप ने रूह झंझोटी, घीरत चाहूं न दूध न चाहूं, मुझे अब चाहिए छाछ की लोटी। दाख बादाम खजूर अंजीर न चाहूं, थाल भरी अखरोटी। उत्तम है दिन मान वही भर पेट, मिले जब खावन रोटी। एक छोटी सी कविता राजस्थानी की है, कहावती कविता राजस्थानी में। बिरहण डर पे राता स्यूं, बिरहण डर पे राता स्यूं, रूह झड़ते पाता स्यूं, नेता भीतर गाता स्यूं। बटाऊ रंजे बाता स्यूं, खेत रंजे बरसाता स्यूं, साजन मुलाकाता स्यूं। देवराजी जाता स्यूं, साहित्यकार दवाता स्यूं, पंछी सब पर बाता स्यूं। उल्लू काली राता स्यूं, लोभी जन सोगाता स्यूं। तवड़ो मन जज्बाता स्यूं, सज्जन खुरा पाता स्यूं, जीव डरे अपगाता स्यूं। चोर आता जाता स्यूं, पाप गंगा गंगा नाता स्यूं। घर टूटे दुबाता स्यूं, हेत टूटे पाता स्यूं। दिल टूटे हालाता स्यूं, रौनक हुए बराता स्यूं। मान हुए ओकाता स्यूं, पूजी जय करामाता स्यूं। नोट मिले खैराता स्यूं, समृद्धि देहाता स्यूं। कुत्ता लड़े दाता स्यूं, मूर्ख लड़े लाता स्यूं, ज्ञानी लड़े बाता स्यूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अद्भुत प्रस्तुति वैद्य जी की बहुत अच्छी प्रस्तुति। मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी वैद्य जी की प्रस्तुति के लिए दो शब्द कहें तो अच्छा लगेगा। स्वागत है आदरणीय। आदरणीय का मैंने काव्य पाठ सुना, बहुत ही अच्छा लगा। खास करके मत गयंद छंद में जो इन्होंने भूख और रोटी और चैन की बंसी बजाने वाली बात जब उन्होंने बताई, तो ये बात तो स्वाभाविक सत्य है कि भाई पेट भरा रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। ये और इसी बात को वो बड़े मजबूती से कह रहे हैं कि भूखे भजन होई गोपाला, ले लो आप कंठी माला। ये स्वाभाविक बात है और इसको आपने चरितार्थ किया, आपने अपनी रचना में से बड़े मजबूती से रखा है। ऐसे मैं अच्छी बात इसलिए मानता हूँ कि ये समय की मांग है और हमेशा रहेगी कि आदमी का जब कायदे से पेट भर जाता है तभी वो कुछ सोच पाता है, तभी वो कुछ समझ पाता है, कर पाता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी। राजस्थानी वाली रचना है, ये है कि मैं भाषाई दृष्टि से थोड़ा समझने में कहीं कहीं असफल हो गया, लेकिन ये जरूर समझ में आया कि आप कुछ नेताओं के संबंधित बात कहना चाह रहे हैं। अब कभी मैं इस पर अन्य साथियों से मदद लेकर समझूंगा, लेकिन जो भी रचना आपकी मेरे पास आई बहुत अच्छी आई। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका कि आपने विवेचना की, आपकी प्रस्तुति की प्रशंसा भी की और उस प्रशंसा में आपने ये बड़ा स्वीकारा कि राजस्थानी भाषा आप समझ नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी जितने भी वाक्य राजस्थानी भाषा में कहे थे सब आदर्श स्थिति में थे। आजकल बहुत से आदर्श पालन नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे कि अगर कहते हैं कि अगर धूप होगी तो धूप में छाता की जरूरत होती है, लेकिन आजकल धूप में छाता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मालूम पड़ा लोग कार में ही चलते हैं, धूप में पैदल चलते ही कहाँ है। तो उनकी पैदल चलने वालों की तकलीफ कौन, कवि तो लिखेगा खैर, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता चलेगा कि इस कविता का असर क्या है। वो तो पैदल चलता ही नहीं, वो तो कार में और वो भी एसी में चलता है। तो लेकिन बहुत प्रभावशाली कविता थी आपकी आदरणीय। राजस्थानी में भी और उसका प्रभाव, सामाजिक किस प्रकार से रीति रिवाज है, कौन सा जानवर, कौन सा व्यक्ति, कौन सा समाज का सदस्य किस तरह से कोई कार्य करता है और कैसे डरता है, ये आपने बहुत अच्छी बातें की। और आगे बढ़ेंगे और हम आमंत्रित करेंगे अजमेर से पधारी हुई वरिष्ठ कवित्री आदरणीय पुष्पा शर्मा कुसुम जी को। पुष्पा शर्मा कुसुम जी ने साहित्य में बहुत सारा कार्य किया है और एक प्रतिष्ठा है उनकी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पुष्पा शर्मा कुसुम जी का। स्वागत। मंच को नमन, आप सबको नमन। बड़े सौभाग्य से ये अवसर मिला है
आमंत्रित करने के लिए प्रबल प्रबल जी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ वाणी को नमन कर कुछ 2-3 सवैये प्रस्तुत करते हैं। पहला श्री कृष्ण के सौंदर्य से संबंधित है, दुर्मिल सवैया। नव मेघ प्रभा पट पीत सुशोभित, नव मेघ प्रभा पट पीत सुशोभित, भूषणी अंग सुहाय रहे, अलकावली पुष्पन माल गूंथी, अलकावली पुष्पन माल गूंथी, सीखी पंखन शीस सजाए रे, मुरली ध्वनि आज सुनी यमुना तट, माधव शब्द लुभाए रहे, अटके नयना छवि श्यामल की, अटके नयना छवि श्यामल की, सुधि मोहन आज बुलाए रहे, सुधि मोहन आज बुलाए रहे। दूसरा भी भगवान के गोचारण से संबंधित है। मनमोहन धेनु चराय रहे, मुख मोहक सी मुस्कान परी, मनमोहन धेनु चराय रहे, मुख मोहक सी मुस्कान परी, बहु ग्वाल सखा से आए रहे, पट पीत रही पहचान परी, चित चोर लिया मुख मोड़ लिया, चित चोर लिया मुख मोड़ लिया, छलिया मन मोहन बाण परी, अब तो नहीं रहता भान सकी, जब से मुरली ध्वनि कान परी, जब से मुरली ध्वनि कान परी। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? बढ़िया आ रही है जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी, एकदम सही आ रही है और बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है। मैं अपने राष्ट्र को समर्पित एक सवैया पढ़ती हूँ। गोद हिमालय हिंद बसा, गोद हिमालय हिंद बसा, शुभ पुण्य धरा अति पावन है, आंचल में धन धान्य भरा, आंचल में धन धान्य भरा, फल फूल लदे पावन है, षड ऋतु की सुषमा बिखरी, सरिता शुभ दृश्य सुहाए, संस्कृति रंग छटा अति सुंदर, संस्कृति रंग छटा अति सुंदर, सब का हित ही सुख सावनी, सब का हित ही सुख सावनी। जी बहुत बहुत आभार। और एक रचना और ले सकते हूँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत समय आपके पास में, पूरी रचना सुनाइए आप, आपका स्वागत है। स्वागत। हरि गीत का छंद में भगवान शंकर की स्तुति है। सिर सोह सुर सरिधार शुभ नव, इंदु शोभित भाल पर, गल से अरु रुद्राक्ष माला, ब्याल भूषण धारक, अंबर बनी कटी व्याघ्र चाला, भस्म वपु पर शोभती, डम डम बजे डमरू महेश्वर, शब्द ध्वनि मन मोहती, धनु बाण अरु आयुध विविध कर, शांत मुद्रा धारते,
पीकर हलाल आप बोले, सृष्टि संकट टारते। सोहे भवानी संग अरहत वृषभ वाहन राजते। सुत साथ गणपति अरुसडानन, मोद मन भर पालते। जलधार पूजा बिल्व माने, ईस नित करुणा करें। रिझे सदाई भक्ति पर, प्रभु भक्त की झोली भर। कामारी हमें आए शरण में, विनय हर सुन लीजिए। करिए विपद सब दूर शंभो, नाथ शुभ वर दीजिए। नाथ शुभ वर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद। और हम धन्य हुए, आपने धन्यवाद दिया, हम वास्तव में धन्य हो गए आपकी इतने अच्छे सृजन को सुन के। और निश्चित रूप से आपसे आदरणीय निवेदन करते हैं कि आप का अधिकार है, पटल आपका है, ये डीडवाना राजस्थानी मंच जब कभी आप हिंदी में सुनाना चाहें हिंदी में, और जब कभी आप मेरा पियर है अजमेर, ससुराल यहीं रहते हैं अजमेर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जब भी आपकी इच्छा हो आप किसी भी कार्यक्रम में आ सकती हैं, हर कार्यक्रम में आपको निमंत्रण आदरणीय, और हम आपको सुन के कृतज्ञ होंगे। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार। और अब हम चाहेंगे अध्यक्ष जी आए और आदरणीय के जो प्रस्तुति है, प्रस्तुति के 2 शब्द कहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। स्वागत आदरणीय। मैं आदरणीय का जो है क्या कहूं, जैसे कभी कभी निशब्द हो जाता। इनकी प्रस्तुति और इनकी तल्लीनता मुझे एकदम अभिभूत कर गई। चाहे दुर्मिल सवैया पढ़ रही हूं, कृष्ण की बात जब कर रही हूं, पहली बात तो मैं कहूंगा कितने सुंदर प्रांजल शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, और क्या शब्द संयोजन था। आनंद आ गया, आनंद आ गया। ये कहते हैं कि पका हुआ जो निकलता है फल, उसकी मिठास कुछ और होती है। अद्भुत, अद्भुत है। और जो हरिगीतिका छंद, शिव जी की बात की, मुझे एक छंद याद आ गया कि श्री नीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वर। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि आपको बार बार सुनने की इच्छा होती है, और इस उम्र में आप इतनी जैसे कहते हैं ना कि पूरे समर्पण के साथ सुना रहे हैं, ये हम लोगों के लिए श्लाघनीय है, ये हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। बहुत बहुत आपको प्रणाम, प्रणाम। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा आदरणीय, आपने भी उन्हीं शब्दों का उपयोग किया है जो कहीं ना कहीं हमारे मन में घुमड़ रहे थे कि उन शब्दों को हम कह पाए। और लेकिन मंच में है, और इस कार्यक्रम में हमेशा क्या होता है कि संचालक जो कहना चाहता है वो उनमें से आधी से अधिक बातें अध्यक्ष कहते हैं, क्योंकि अध्यक्ष के मुख से बातें अधिक शोभायमान होती हैं और उनका प्रभाव अधिक होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और पटल के उस पार हमारे जो साथी हैं उनको धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर आमंत्रित करेंगे बेंगलुरु से पधारी हुई मधु माहेश्वरी जी को। मधु माहेश्वरी जी बेंगलुरु में रहती हैं, आज शाम में उनका समय निकला है बहुत, और जड़ उनकी राजस्थान में है, राजस्थान की मूल निवासी हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इसी कारण हमारे पटल से इनका और भी अधिक जुड़ाव है। जब भी हम आमंत्रित करते हैं आप उपस्थित हो जाती हैं, ये आपका बड़प्पन है। हमारे साथ पटल के उस पार त्रिभुवन शंकर मिश्र जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मधु मंगल जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जयप्रकाश शर्मा जी जुड़े हैं, इसके अलावा देवेंद्र सिंह चौहान सुरेश जी जुड़े हैं, और अवधेश कुमार अवधेश जी जुड़े हैं, वीरेंद्र सोनी जी जुड़े हैं, और डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। कुछ साथियों का नाम हो सकता है हम देख नहीं पा रहे, आगे स्क्रॉल हो गए हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं और आगे धन्यवाद करते रहेंगे। तो स्वागत करते हैं आदरणीय मधु माहेश्वरी जी। नमन मां शारदे,
नमन मंच पर विराजमान सभी गुणीजनों को। खम्मा गणी सा, मेरी जड़ें तो हर जगह, जड़ तो राजस्थान में है लेकिन उसके बाद वो वृक्ष हर जगह फैल गया है। तो कदे आपका खाली राजस्थानी गीत कविता को प्रोग्राम में भी सब मिलांगा और अच्छो लगसी। चलिए, कुछ 8 मिनट का समय दिया है तो 8 मिनट में मैं कोशिश करूंगी अपना कथन समाप्त कर दूं। सबसे पहले मैं कुछ नीति दोहे आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी कि ना तेरा सौंदर्य ही, ना दौलत अंबार, औरों को मोहित करे बस तेरा व्यवहार। तरुअर जितना फल लदा उतना ही झुक जाए, तरुअर जितना फल लदा उतना ही झुक जाए, तेरा ज्ञान तुझे सदा विनम्रता सिखलाए। भला किसी का नहीं किया मन मलाल ना मान, भला किसी का नहीं किया मन मलाल नहीं मान, बुरा किसी का नहीं करे उसमें तेरी शान। मालिक ने भेजा यहाँ कर ले तू पहचान, हर दायित्व निभा यहाँ निज को भी तू जान। और अंतिम दोहा की धूप छांव का मेल है जीवन का ये खेल, धूप छांव का मेल है जीवन का ये खेल। खुशियों की सौगात संग दुखड़े को भी झेल, खुशियों की सौगात संग दुखड़े को भी झेल। अब जीवन में रोटी बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके साथ कुछ और भी जरूरी है, जैसे आशावादी दृष्टिकोण और अपनों का साथ। दुखों के बावजूद जिंदगी जीने लायक है, इसी के इर्द गिर्द मैंने अपना ताना बाना बुना है अगली रचना का, यानी अपनी दूसरी और आखिरी रचना का, जिसका शीर्षक है जीवन प्यारी नदियां। तो सुनिए और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए, कल कल करके कैसे सबका मन ये बहलाए। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए, कल कल करके कैसे सबका मन ये बहलाए। उथल पुथल जीवन में देखो आए जाएगी, बिना किसी आहट के बाधाएं भी आएंगी। सब कुछ भूल भुला कर हर एक पल को जी जाए। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए। अगला बंद है, रुको कभी ना अपने पथ पर बढ़ते ही जाओ, कदम अगर थक जाए भी तो तुम ना घबराओ। देख हौसला तेरे मन का वक्त संवर जाए। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए। अगला बंद देखते हैं। अपनों संग मिलजुल कर रहना जीवन सरल करे, अहंकार में रहने वाला अपना नाश करे। काम क्रोध मत लोभ यहाँ सबको ही उलझाए। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए। अच्छे अच्छे काम करो तुम खुशियां फैलाओ, 4 दिनों का जीवन इसको जी भर जी जाओ। भूल दुखों को आओ हम सब मिलकर मुस्काए। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए। तेरा मेरा मेरा तेरा चलता जाएगा, तो इसमें जो ना उलझा तो ही सुख पाएगा। तेरा मेरा मेरा तेरा चलता जाएगा, तो इसमें जो ना उलझा तो ही सुख पाएगा।
सदा रहे ये ध्यान, भला क्यों दुनिया में आए। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए। और पेश करती हूँ आखिरी बंद। हम सब है कठपुतली जग में, डोर प्रभु के हाथ। कर्म किए जा अपना सब कुछ छोड़ प्रभु के हाथ। हम सब है कठपुतली जग में, डोर प्रभु के हाथ। कर्म हाँ। किए जा अपना सब कुछ छोड़ प्रभु के हाथ। कुछ तो ऐसा कर्म रहे मर के बीत जाए। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए। कल कल करके कैसे सबका मन ये बहलाए। आप सबको धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मंच का धन्यवाद मुझे बहुत न्योता देने बढ़िया, के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत उत्तम प्रवाह में आपने प्रस्तुति दी और अच्छी प्रस्तुति दी, शब्दों का संयोजन अच्छा, और विशेषकर जो भी और गुणात्मक टिप्पणियां होंगी वो आदरणीय अध्यक्ष जी करेंगे। स्वागत स्वागत आदरणीय। आदरणीय बहन मधु माहेश्वरी जी, आपको साधुवाद इसलिए है कि आपने सबसे पहले नीतिगत जो दोहे सुनाए वो सचमुच बहुत ही आवश्यक है आदमी के लिए, चाहे वो कल का आदमी हो, चाहे आज का आदमी हो, चाहे आगे आने वाला हो। कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बदलती हैं और उन्हें बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही जीवन के सूत्र हैं। ये अलग बात है कि हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन साहित्यकार का कर्म है कि वो उसे कहता रहता है, चेतावनी देता रहता है, और आप इसमें सफल रही हैं। आपके आपके पांचों दोहे बहुत ही उत्तम कोटि के रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। और जहां तक दूसरे गीत की बात है कि जीवन एक नदिया है प्रेम की, ये बात सही है। प्रेम से ही जीवन चलता है। प्रेम नहीं होगा तो विघटन होगा। और ये भी बड़े आश्चर्य की बात बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि संसार में जिस चीज की कमी होती है उसकी चर्चा ज्यादा होती है, और हमारे बीच में प्रेम की ही कमी है। इसीलिए हमारे तमाम साहित्यकार चाहे अपनी किसी भी विधा में हो, बार बार लोगों को इंगित करते रहते हैं। जैसा आपका यह गीत था, बहुत ही सुंदर लगा। इस श्रेष्ठ गीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार आदरणीय, आभार आपके इन शब्दों के लिए, और निश्चित रूप से इन शब्दों से आदरणीय मधु माहेश्वर जी का उत्साह विवर्धन भी होगा, और साथ साथ जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है उस जिम्मेदारी को और भी अधिक सदास्यता से और अधिक भी और वेग से निश्चित रूप से पूरी करेंगी। क्योंकि नीतिगत दोहे कहना, और कहते हैं ना कि आपको शिक्षा देना, शिक्षा देने से पहले स्वयं अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ता है और कहीं ना कहीं व्यवहार में भी लाना पड़ता है। तो मधु माहेश्वरी जी अपने व्यवहार में भी लाती हैं, साथ साथ जबकि कविता लिखती हैं। क्योंकि मेरा बेंगलुरु में कभी साथ रहा है, इतने समय बेंगलुरु में सभी साहित्य कार्यक्रमों में आपके साथ आना जाना रहा है। आपके साथ वो सानिध्य जो है वो पता चलता है कि आप जैसी लेखिका हैं वैसा व्यक्तित्व भी है आपका। तो स्वागत हमेशा रहेगा आपका आदरणीय। आप जब चाहें, और राजस्थानी के लिए था, राजस्थानी में आइएगा। किसी दिन राजस्थानी में हम आपका दिन नियत करेंगे, वहां पे आप आधे घंटे से पौन घंटे का जो आपको राजस्थानी में काव्य पाठ करना होगा सुबह 8 बजे, और वो दिन रविवार का होता है। किसी रविवार को आप समय निकालिएगा और वहां पर राजस्थानी का काव्य पाठ करिएगा हमारे राजस्थानी वाले पटल पर। आगे बढ़ेंगे और हम आमंत्रित करेंगे छोटू सिंह प्रजापति जी को। छोटू सिंह प्रजापति जी आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत स्वागत स्वागत। आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए।
आप अनम्यूट करिए अपने को। जी नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी काव्य प्रेमियों को का आभार माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का, संचालक महोदय जी का और सभी पटल पर उपस्थित मित्रों का आभार, और पटल के उस पार जो श्रोता हमारा उत्साह अप्लाई कर रहे हैं उन सभी का आभार। और मैं एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रचना का शीर्षक है चौमासा का त्योहार। जो इस टाइम क्योंकि अगले जून स्टार्ट हो रहा है, जून के टाइम क्या है कि बारिश का मौसम भी चालू हो जाता है, और एक बार वीरणी अपने प्रियतम से जो अनुरोध करती है उसी को मैंने राजस्थानी भाषा का आपको तो मिलेगा, लेकिन आपको समझ आएगा तो सुने। रचना का शीर्षक है कद आओला बुता आया चौमासा का त्योहार। तो सुने। कद आओला बरतार आया चौमासा का त्योहार, बारिश बिरखा का मौसम आया, बारिश बिरखा का मौसम आया, खेती री तकरार सूड़ करने का वक्त है आया, सूड़ करने का वक्त है आया, बढ़िया झाड़ और ताड़। कद आओला बरतार, कद आओला बरतार आया चौमासा का त्योहार, हलिया नहीं जावेला अंदर, हलिया नहीं जावेला अंदर जब देखे झाड़ और ताड़। कद आओला बरतार आया चौमासा का त्योहार। तो वापस रिप्लाई है, याद तो मने घनी आवे है, याद तो मने घनी आवे है छुट्टी का इंतजार, बीत्या पूरा 2 साल अब, बीत्या पूरा 2 साल अब, दी अर्जी लगाए बेगो आऊं ला में सजनी, बेगो आऊं ला में सजनी, मन में धीर धराए। प्रबंधक का साहिन बाकी कहवे रुक एक बार, साथी थारा छुट्टी गया है, साथी थारा छुट्टी गया है, कर ले थोड़ा इंतजार, जल्दी आऊं ला में सजनी, जल्दी आऊं ला में सजनी, रख मन में धीर धराए। वापस अनुरोध है, बाबू मारो छोटो गणू है, बाबू मारो छोटो गणू है, कैसे जाऊं खेता माय, गोद में लेकर जाऊं पर कमर को दर्द सताए, गोद में लेकर जाऊं तो कमर को दर्द सताए। आओ तो आओ नी बालम मत ना मुझे तरसाए, मत ना मुझे तरसाए। टाबर सारा स्कूल जावे किन भरोसे बाबू संभलाए, खेत आपका दूर घना है, खेत आपका दूर घना है, पगे छाला पड़ जाए। कद आओला बरतार आया चौमासा का त्योहार। तो वापस जवाब है, बात तो थारी साची घनी है, समझो थारी बात, महीना 2 की तन का बाकी है, मिलने को इंतजार, थोड़ो धीरज राख या सजनी, जल्दी आओ आऊं ला इस बार, जल्दी आऊं ला इस बार। प्रेम भाव से छुट्टी मिले तो, प्रेम भाव से छुट्टी मिले तो टिकट भी मिल जाए, एक कमरे में रहूं मुश्किल, एक कमरे में रहूं मुश्किल, आऊं तो घर की नींव लगाए, जल्दी आऊं ला छुट्टी में सजनी, मन में धीर धरा, नहीं आओ तो थे समझो। जवाब है, नहीं आओ तो थे समझो, जो खेत बांटे बताए, गाय भैंस ने बेच दियो सारा, मारे सु नहीं संभाली चाह। आवारा जीव खेत खावला, पड़ोसी भी देता ना सुनाए, बेगो बेगा आओ नी बालम आया चौमासा का त्योहार। वापस जवाब है, मत परेशान हो ना सजनी, आऊं ला जल्दी इस बार, मत घबराओ ना चौमासा सु मिलकर हाथ बटाए। 4 महीना की मेहनत सु पूरा घर खर्च चल जाए, बात ध्यान से सुनो मारी सजनी, मन में धीर धराए, जल्दी आऊं ला छुट्टी में सजनी, मन में धीर धराए। और एक दूसरी रचना है जो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में लिखी गई है, और अभी साहित्य अकादमी उदयपुर में भी वो उसको स्थान मिला है, इसी के लिए आप सभी का ध्यान चाहूंगा। रचना का शीर्षक है
गुरु की महिमा। तो सुने, शिक्षक दिवस पे लिखी गई है। तो शिक्षक दिवस जब आया है, गुरु का दर्द भी इसमें झलकता है। शिक्षक दिवस जब आया है, समान सबने जताया है, समान सबने जताया है। शिक्षक की क्या पीड़ा होती, शिक्षक की क्या पीड़ा होती, उसको भी कोई क्या हर पाया है। जन्म हुआ जिस कोख से, जन्म हुआ जिस कोख से, मां रूपी स्वर सुनाया है। पहले दर्द कोख में झेला, पहले दर्द कोख में झेला, उसने ही चलना सिखाया है। नाम मिला पिता का सबको, नाम मिला पिता का सब, जिसको उसने कंधे पर बैठाया है। चिंता उसकी गहरी बहुत पर, चिंता उसकी गहरी बहुत पर, कोई समझ नहीं पाया है। उसी चिंता ने बालक को गुरु का घर दिखाया है, उसी चिंता ने बालक को गुरु का घर दिखाया है। शिक्षक बन कलम थमा दी, शिक्षक बन कलम थमा दी, शिक्षक बालक को पढ़ना सिखाया है। कौन जाने राह कैसी है, कौन जाने राह कैसी है, यही तो गुरु ने बताया है, यही तो गुरु ने बताया है। जीवन के इस मोह जाल में, यही जीवन के इस मोह जाल में, गुरु ने ही पार लगाया है, गुरु ने ही पार लगाया है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देते हुए आप सभी को मन से उपस्थित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी रचना है आपकी। राजस्थान वाली रचना थी, वो भी निश्चित रूप से समसामयिक थी। एक कई महीनों के गर्मी के एक मौसम के बाद में जब बरसात का मौसम आता है, और सुदूर राजस्थान में शायद सर्दी तो हो सकता है कि ठीक से कटती है, लेकिन आजकल तो साधन है, शहरों में कस्बों में गर्मियों का कटना बहुत मुश्किल होता था। उसके बाद में चौमासा यानी कि वर्षा ऋतु जब आती थी, तो निश्चित रूप से वो पूरा ही चौमासा एक त्योहार का ही रूप लेता था। पूरे वर्ष का पानी वहीं से मिलता था और जीवन आगे पूरे वर्ष बाकी आसान हो जाता था। उनको आपने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया, और मैं चाहूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी आपकी रचनाओं पर टिप्पणी करें। आदरणीय प्रजापति जी, आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इसलिए है कि आपने जो रचना सुनाई, भाषाई दुरूहता मेरे लिए होते हुए भी पूरी समझ में आई। क्या बात है। ये प्रस्तुतिकरण का जो है कमाल है कि पति और पत्नी का जो पत्राचार है और एक दूसरे से कहना सुनना है, वह खूब हमारे पास तक पहुंची और मैंने उसे महसूस किया। ये आपकी रचना की सफलता है, जहां भाषा गौड़ हो जाती है, भाव प्रमुख हो जाता है। आपको इस रचना के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। कि जल्दी छुट्टी मिलेगी तो आ जाऊंगा। छोटा बच्चा है, कमर दर्द करता है, खेतों में कैसे जाएं, वह भी बातें हैं, लेकिन आ जाऊंगा। यह दिलासा इस रचना की जान है, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया जिंदा है। बहुत बढ़िया है। और गुरु की महिमा के संदर्भ में आपने जो कहा, उसका तो पूछना ही क्या है। शाश्वत सत्य है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। लेकिन जो आपने कहा कि गुरु, आजकल गुरुजन लोगों के प्रति क्या स्थिति बन रही है, क्या पीड़ा हो रही है, वो गुरुर ब्रह्मा हो गया है या पेड सर्वेंट हो गया है, ये इसमें थोड़ा अंतर करना। अब मैं ये तो नहीं कहता कि जरूरी हो गया है, लेकिन विचारणीय तो है। आपकी इस रचना के मार्फत हम
जो संदेश पा रहे हैं और जो संदेश आप समाज को दे रहे हैं, उसको आप आगे बढ़ाते रहिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आपकी लेखनी को जो है बहुत बहुत साधुवाद है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार आदरणीय। और प्रस्तुति के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करने की आपकी जो कला है वो वास्तव में बहुत अच्छी है, क्योंकि जब कोई लेखन करता है या कभी कोई कविता का सृजन करता है तो उसके मन में भाव होते हैं, और ये संभव नहीं है कि उस कविता में उस समय के आए हुए पूरी भाव कविताएं में आ जाएं। लेकिन जब कविता की प्रस्तुति के बाद में उसके बारे में कुछ विचार मिलते हैं तो और प्रेरणा आती है कि जो भाव मन के उस वक्त प्रस्फुटित हुए थे लेकिन कलम के बद्ध नहीं हो पाए, कलमबद्ध नहीं हो पाए, उन भावों को और आगे बढ़ाया जाए। और यदि प्रशंसा एक बार मिली है तो हम आगे बढ़ें, उन भावों को आगे लेकर और भी एक लड़ी बनाएं और एक और अच्छी कविता फिर सामने आ पाती है। और जब कभी कहीं संकोच हो जाता है उन भावों को प्रकट करने के साथ साथ प्रस्तुत करने में भी, तो वहीं वहीं आत्मा मर जाती है, भाव वहीं मर जाते हैं। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय इस प्रकार की आपकी समीक्षा के लिए, इस प्रकार के आपके शब्दों के लिए। पटल के उस पार जुड़े हुए हमारे साथ डॉक्टर रमन दीक्षित जी, देवेंद्र सिंह चौहान, सुरेश जी, वीरेंद्र सोनी जी, मधु मंगल सिंह जी, श्रीकांत पारिक जी, त्रिभुवन शंकर मिश्र जी, जयप्रकाश शर्मा जी, अवधेश कुमार अवधेश जी, त्रिलोक चंद सेन जी, सभी का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। तो हमारे ये कार्यक्रम में जितने भी शोभायमान हो रहे हैं अतिथि, वो भी अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम जब कविता सुना रहे हैं सिर्फ आपस में नहीं सुना रहे, पटल के उस पार भी जो साथी हैं वो सुन रहे हैं और हमारी रचनाओं को आत्मसात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे अभी कि आदरणीय अध्यक्ष जी आए और अपनी अच्छी रचनाओं से हम सबको नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं सराबोर कर दें, आदरणीय हम चाहेंगे। आदरणीय प्रबल जी, यह नाइंसाफी होगी, ये नाइंसाफी होगी। अरे जो हम लोगों को इतनी दूर तक चला के ले आया, इतने अच्छे अच्छे रचनाकारों से मुलाकात कराई, उसको हम न सुने, उसकी वाणी न सुने, उसकी लेखनी का आनंद न लें, तो ये हमारे लिए सही है। उचित नहीं। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ और बड़े प्यार के साथ आदरणीय प्रबल जी को आमंत्रित कर रहा हूं उन्हीं के पटल पर कि वो आए और अपने मन की कहें, ताकि हम लोग भी मन से सुने। कहते ना, मन की बातें मन से कह दो, मन सुन लेता है। आप मन से कहिएगा तो हम मन से सुन लेंगे। आइए, स्वागत है। आभार आदरणीय, आभार। और बात वहीं से बढ़ाता हूँ जहां आपने बीच में मधु माहेश्वरी जी की जो प्रस्तुति के बारे में आपने कहा था, और वहां बात आपने यही कही थी कि जो चीजें जीवन में नहीं होती हैं उनकी चर्चा अधिक होती है, और होनी भी चाहिए कि उनकी चर्चा करने से यदि वो वास्तविक रूप से वो चीजें प्राप्त नहीं हो सकती तो कम से कम उनका आभास तो हो सकता है उनका। तो ऐसे ही दो रचनाएं प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं। एक साझा संकलन, हमारे मित्र हैं उन्हीं के साझा संकलन में हमारी 5 रचनाएं उसमें प्रकाशित हुई थी, उन्हीं में से 2 रचनाएं प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं। और यदि भी मेरी अपनी संपादित कई साझा संकलनों में बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई, लेकिन कोई दूसरा मित्र अगर चयन करता है तो शायद कुछ महत्व हो जाता है। और ये रचनाएं भी उसी तरह से हैं कि जो जिसके पास नहीं उसी की बात करते हैं। एक रचना मेरी इसमें है बेटियों के लिए, और क्योंकि जैसे कि हमारे मित्रों को पता है मेरी कोई बेटी नहीं है, तो इसलिए बेटियों के प्रति जो अनुराग है शायद कुछ अधिक है। और दूसरी रचना पिताजी के लिए है, पिताजी भी अब नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं मेरे मन के ही भाव हैं, और मन के व्यक्तिगत भाव भी ये है, मैं समझता हूँ इनको। तो प्रस्तुत करना चाहूंगा इन कविताओं को दो को, कि बेटियों के मान को हर हाल में रखो, बेटियों के मान को हर हाल में रखो, पिता सरीखे बन जाओ और बेटी जैसे ही देखो। बेटियों के मान को हर हाल में रखो, पिता सरीखे बन जाओ, बेटी जैसे ही देखो। अगर बेटी है आप किसी की है तो आप बेटी की तरह देखेंगे तो शायद आप उसका सही न्याय कर पाएंगे। जन्म दिया माने बेटी को कल सम्मानित नारी होगी, जन्म दिया माने बेटी को कल सम्मानित नारी होगी, पुष्पित पल्लवित होकर के बेटी बड़ी हमारी होगी। जन्म दिया माने बेटी को कल सम्मानित नारी होगी, पुष्पित पल्लवित होकर के बेटी बड़ी हमारी होगी। घटके जैसे संभालो इसको, एक घड़े की तरह से संभालने की कोशिश है कि घटके जैसे संभालो इसको, इसमें कोई चटक न हो। घटके जैसे संभालो इसको, इसमें कोई चटक न हो, बेटियों के मान को
हर हाल में बनाए रखो, बेटियों के मान को हर हाल में बनाए रखो। पिता ने देखा बेटी को, अरमान जगे थे मन में। पिता ने देखा बेटी को, अरमान जगे थे मन में। मेरी बेटी मेरा अरमा, जैसे मैंने देखे स्वप्न में। मेरी बेटी मेरा अरमा, जैसे मैंने देखे स्वप्न में। पिता के सपने को अपना सपना ही निरखो, किसी पिता के सपने को अपना सपना ही निरखो। बेटियों के मान को हर हाल में बनाए रखो। जब बेटी हुई किशोरी तो सबकी प्यारी थी। जब बेटी हुई किशोरी तो सबकी प्यारी थी। माता पिता की लाडली और भाई की भी प्यारी थी। जब बेटी हुई किशोरी तो सबकी प्यारी थी। माता पिता की लाडली, भाई की भी प्यारी थी। उसके मन की आकांक्षाएं, उसके मन की आकांक्षाएं कोमल भावना लिखो। उसके मन की आकांक्षाएं कोमल भावना लिखो। बेटियों के मान को हर हाल में बनाए रखो। बड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है हम प्रेम गीत लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, प्रेम गीत लिखता हूँ, लेकिन वो कहीं ऐसा स्तर पर ना आ जाए कि हम न समझ पाए किसी बेटी के लिख रहे हैं, किसी युवती के लिख रहे हैं, अपनी प्रेमिका के लिख रहे हैं, या सामान्य रूप से सारी नारी जात को कहीं ना कहीं आप अपमान करने की दृष्टि से लिख रहे हैं। तो वही निवेदन करता हूँ, ऐसा कुछ न लिखें। ये देखें कि उसके अंदर एक बेटी है। बेटी अपनी प्यारी है, कल को युवती होगी। बेटी अपनी प्यारी है, कल को युवती होगी। राह सुरक्षित उसको दुनिया में चुननी होगी। बेटी अपनी प्यारी है, कल को युवती होगी। राह सुरक्षित उसको दुनिया में चुननी होगी। ये पद विशेष जिम्मेदारी से लिखा हुआ है, क्यों आजकल बेटियां अपनी राह स्वयं चुन रही हैं। ये बहुत कम हो गया है कि हम बेटी के विवाह के लिए वर देखते तो हैं या बेटे के लिए बहू देखते तो हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश चयन का अधिकार उन्हीं का है। तो राह सुरक्षित चुनने का भी विवेक उनके अंदर होना चाहिए कि बेटी अपनी प्यारी है, कल को युवती होगी। राह सुरक्षित उसको दुनिया में चुननी होगी। राह के कंटक बेटी के अलग हटा के रखो। राह के कंटक बेटी के अलग हटा के रखो। बेटियों के मान को हर हाल में बनाए रखो। और एक और कि कई बार बेटी का चयन होता है, उसके बाद में माता पिता जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि ठीक है उसके विवेक से उसने जो किया, उसने जो पसंद है शादी कर ले, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारी बढ़ती है समाज की, उस जिम्मेदारी को निभाना बहुत आवश्यक है। बेटी विवाहित हो या फिर बेटी कुमारी है, बेटी विवाहित हो या फिर बेटी कुमारी है, पूरी सुरक्षा उसकी हमेशा ही हमारी है। बेटी विवाहित हो या फिर बेटी कुमारी है, पूरी सुरक्षा उसकी हमेशा ही हमारी है। वध करने तैयार रहो, वध करने तैयार रहो, जब कोई रावण देखो। वध करने तैयार रहो, जब कोई रावण देखो। बेटियों के मान को हर हाल में बनाए रखो, हर हाल में बनाए रखो। और इसका अंतिम पद प्रस्तुत करना चाहूंगा आदरणीय कि जब आप बेटी को सक्षम बनाएंगे, उसके निर्णयों का सम्मान करेंगे, उसके बावजूद कहीं अगर कष्ट आता है तो बेटी के साथ खड़े रहें, चाहे अपनी बेटी हो या पराई बेटी हो। ऐसा ना हो कि कहीं पड़ोस के मकान से चीखें आ रही हैं तो आप सोच लेंगे तो पड़ोसी का मामला है और हम बोल जाएंगे तो हमारी दुश्मनी हो जाएगी, दीवारों में कल को गोलियां चल जाएंगी। आवश्यकता है बाद में चीखने चिल्लाने से। जब वो चीख आई थी उस वक्त ही अगर आप आवाज दे देते तो शायद वो चीख घुटती नहीं और मृत्यु नहीं होती। तो अंतिम पद इसका आदरणीय कि करबद्ध प्रार्थना है जनता के प्रणेताओं से। करबद्ध प्रार्थना है जनता के प्रणेताओं से, हमारे देश के नायक और राजनेताओं से। करबद्ध प्रार्थना है जनता के प्रणेताओं से, हमारे देश के नायक और राजनेताओं से। बेटी के अपराधी को फांसी पर लटका देखो, बेटी के अपराधी को फांसी पर लटका देखो। बेटियों के मान को हर हाल में बनाए रखो। पिता सरीखे बन जाओ, बेटी जैसे ही देखो, बेटी जैसे ही देखो। और बहुत बहुत आभार। और मैं एक दूसरी रचना मेरी बहुत प्रिय रचना है और मेरी, इसे व्यक्तिगत ही कहूंगा इस रचना को, क्योंकि रचनाएं वैसे व्यक्तिगत हो जाती हैं, चाहे व्यक्ति के अपने अनुभव हों, चाहे परिवार के अनुभव हों, समाज के अनुभव हों, चाहे रास्ते चलते किसी एक व्यक्ति को देखने के अनुभव हों, और कभी कभी कल्पनाशीलता में भी अनुभव हो जाते हैं, स्वप्न में भी आपको अनुभव होता है, वो भी अनुभव है यदि आप लिखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं भावुकता से भरा हो सकता है। तो पिताजी के लिए रचना लिखी है मैंने और बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत रचना है। तो मेरा व्यक्तित्व आपसे है मेरे जनक पिताश्री, मेरा व्यक्तित्व आपसे है, मेरा अस्तित्व आपसे है मेरे जनक पिताश्री, मुझे दुनिया में लाने वाले देव सदस्य पिताश्री। मेरा अस्तित्व आपसे है मेरे जनक पिताश्री, मुझे दुनिया में लाने वाले देव सदस्य पिताश्री। घुटनों के बल चला तो आगे मुझे बुलाया, घुटनों के बल चला तो आगे मुझे बुलाया, लड़खड़ा के गिरता गोदी में ले उठाया। घुटनों के बल चला तो आगे मुझे बुलाया,
लड़खड़ा के गिरता गोदी में ले उठाया, आंखों को तारा था मैं, आंखों का तारा था मैं, सितारे मेरे पिताश्री, आंखों का तारा था मैं, सितारे मेरे पिताश्री, मेरा अस्तित्व आपसे है मेरे जनक पिताश्री। थोड़े बड़े हुए हम तो बिठाया पीठ पर भी, थोड़े बड़े हुए हम तो बिठाया पीठ पर भी, तैरना भी सीखा हमने आपकी पीठ पर ही, तैरना भी सीखा हमने आपकी पीठ पर ही, दुनियादारी की नाव चली खवैया थे पिताश्री, दुनियादारी की नाव चली खवैया थे पिताश्री, मेरा अस्तित्व आपसे है मेरे जनक पिताश्री। ये भी एक घटना है, बिल्कुल व्यक्तिगत घटना है कि हम किसी कार्य से जा रहे थे, हमारी दीदी के विवाह के संबंध में जा रहे थे, तो वहां स्थिति ऐसी थी कि वहां के लिए रोड अगर था तो करीब 20 किलोमीटर का फेर पड़ता था। जब आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में पिताजी छुट्टी आए हुए थे और हम दीदी के विवाह के लिए जा रहे थे, तो एक नदी पड़ती थी जहाँ की नाव चलती थी और हम वो रास्ता बीच में पड़ जाता था, और यदि हम अपने शहर में होके जाते हैं तो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा होता था। वहां जब पहुंचे तो वो कोई छुट्टी का दिन था, वहां नदी में नाव नहीं थी, नदी थी जो कि बरसात में ज्यादा चलती है, वैसे कम चलती, छोटी नदी थी, बड़ी बेगवान नदी थी। और चूंकि वहां जाने का वादा था और जब लड़का छुट्टी आता है उस वक्त खुद, आजकल साधन बहुत हैं, पहले लड़का 6 महीने बाद छुट्टी पे आएगा तब देखने जाएंगे, वही व्यवस्थाएं हुआ करती, चिट्ठी से होता था, फोन भी नहीं होते थे। तो वहां जब पहुंचे तो स्थिति थी या तो हम वापस आते और वो सारा काम बिगड़ जाता। तो मैं उस वक्त कितने का था, करीब 13 साल का था उस वक्त में। और पिताजी मेरे पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उनको तो सभी कलाएं आती थी सारी उनको। तो अब पिताजी 13 साल के बच्चे को उन्होंने पीठ पर मुझे लेके और नदी तैर के पार की और उस पार गए, फिर वहां जाके उस शुभ कार्य के लिए वहां बात करने गए वहां पर। तो उस दिन उन्होंने वो मुझे पीठ पर, एक बच्चे को जो कि किशोर है, इतना छोटा नहीं, उसको पीठ पर लेके गए और छोड़ सकते थे मुझे, लेकिन बोला, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा पिताजी, कि नहीं अब चलो, तुम्हारा भी जरूरी, बेटी का, बहन का, किसी का भाई होता है तभी विवाह की बातें अच्छी तरह से होती है। तो बड़ा ही मार्मिक संस्मरण था, तो मैं इस कविता के हिस्से में लाया। और आगे के 3 पद और हैं। किशोर हुए जब हम आप रहते सख्त थे, किशोर हुए जब हम आप रहते सख्त थे, हम घास फूस जैसे आप घने दरख्त थे, किशोर हुए जब हम आप रहते सख्त थे, हम घास फूस जैसे आप घने दरख्त थे, हम भटके कई बार तो मार्गदर्शक थे पिताश्री, हम भटके कई बार तो मार्गदर्शक थे पिताश्री, मेरा अस्तित्व आपसे है मेरे जनक पिताश्री, मेरा अस्तित्व आपसे है मेरे जनक पिताश्री। और उसके आगे का, युवा हुए हम जब, युवा हुए हम तो आपका प्रतिरूप बनना चाहा, युवा हुए हम जब आपका प्रतिरूप बनना चाहा, बन न सके फिर भी जो भविष्य गढ़ना चाहा, बन न सके फिर भी जो भविष्य गढ़ना चाहा, रथ जीवन का चलता जाए थे सारथी पिताश्री, रथ जीवन का चलता जाए थे सारथी पिताश्री, मेरा अस्तित्व आपसे है मेरे जनक पिताश्री, मेरा अस्तित्व आपसे है मेरे जनक पिताश्री। और अंतिम पद प्रस्तुत करूंगा आदरणीय, बिल्कुल मेरे अपने अनुभव हैं मेरे, और अपने अनुभव के साथ बिल्कुल आत्मिक अनुभव, और कहते हैं कि बिल्कुल, कहते हैं जो आध्यात्मिक और बिल्कुल ही जो स्वर्गिक अनुभव है वो अनुभव इस पद में है कि बिन आपके ये मन दुनिया में नहीं लगता, बिन आपके ये मन दुनिया में नहीं लगता, आप सदस्य कोई भी तो दुनिया में नहीं जंचता, बिन आपके ये मन दुनिया में नहीं लगता, आप सदस्य कोई भी तो दुनिया में नहीं जंचता, आके स्वर्ग से पुनर्जीवित मुझे कर गए पिताश्री, आके स्वर्ग से पुनर्जीवित मुझे कर गए पिताश्री, मेरा अस्तित्व आपसे है मेरे जनक पिताश्री, मुझे दुनिया में लाने वाले देव सदस्य पिताश्री, देव सदस्य पिताश्री। बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए आदरणीय, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि अब आप बहुत अपनी सुंदर, प्रस्तुति बहुत दे सुंदर। आदरणीय। बहुत बहुत आदरणीय प्रबल जी, दोनों ही रचनाएं, जो एक पहली बेटी के लिए और दूसरी पिता के लिए, यह किसी समीक्षा की मोहताज नहीं है। इसका विषय ही इतना, कहते हैं कि वजनदार है कि इसको सिर्फ सुनना है और गुनना है। और आपने अपनी बेटी वाली रचना में एक बात जो कही, चाहे बेटी कंवारी हो चाहे शादीशुदा हो, जिम्मेदारी उसकी हमेशा हमारी रहती है, ये भाव होना चाहिए। और चाहे किसी की बेटी हो, वो बेटी है, चाहे हमारी हो
चाहे समाज के किसी भी वर्ग की हो। और जिस दिन यह भाव सबके अंदर आ जाएगा तो फिर क्या पूछना है, धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी यह रचना चरितार्थ हो, लोगों के मन तक पहुंचे, मन का परिवर्तन हो और लोग यह सोचें। और पिता की बात क्या करें, पिता तो शाश्वत सत्य है कि बीज जब गलता है तब वट वृक्ष पैदा होता है। पिता रूपी बीज जब गलता है तब संतान रूपी वट वृक्ष पैदा होता है। इस सत्य को अगर वो वट वृक्ष जान ले तो फिर आज जो विसंगतियां हैं समाज में वह काफी हद तक कम हो जाएंगी। संबंधों के अंदर जो तलखियां आ गई हैं, स्वार्थ आ गए हैं या अन्य चीजें हैं, वो छूट जाएंगी अगर यह सकारात्मक भाव आ गया कि नहीं, मेरे पिता मेरे लिए आकाश की तरह है और माँ मेरे लिए विश्वास की तरह है। जिस दिन यह बात आ जाएगी उस दिन तो फिर क्या बात है, धरती को स्वर्ग होने में देर नहीं लगेगा। ऐसी श्रेष्ठ रचना के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आपकी लेखनी को मैं साधुवाद देता हूँ कि बहुत ही गुणी लेखनी है आपकी, आप ऐसी रचनाएं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरा भी नंबर आ गया है। जी स्वागत, आदरणीय स्वागत है आपका। और निश्चित हाँ रूप से जो रचनाएं जब आएंगी तो आपकी जब 2 रचनाएं हम सुनेंगे आपकी तो निश्चित रूप से आनंद आ जाएगा। बिल्कुल समय है पूरा हमारे पास में आदरणीय, और हम उसे सुनेंगे। चलिए, 2 रचना हो या 1 हो इससे मतलब नहीं, अगर जो रचना अच्छी लग जाए बस वही बहुत है, ऐसा मैं मानता हूँ। पटल के उस पार हमारे जो साहित्यकार मित्र बंधु हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त दे करके हमको सुन रहे हैं और हमारे हौसला अफजाई कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसे जितने भी गुणी भाई हैं, बंधु हैं, बहनें हैं, सबको हार्दिक नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि वह अपना प्रेम और स्नेह हमको देंगे। प्रेम जी तो प्रेम देंगे ही, और भी लोग स्नेह देंगे, ऐसा मेरा यकीन है। एक रचना है मेरी लंबी, लेकिन उसका एक बंद मैं आपको सुना। आदरणीय जयप्रकाश जी आ गए। अरे प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। और आपका आगमन मेरे लिए एक सुखद एहसास है। डीडवाना साहित्य दर्पण को बहुत बहुत बधाई। और हमारे आज जो जितनी जो विभूतियां बैठी हैं मंच पर, जिन्होंने एक से एक रचनाएं सुनाई, आज कितना बढ़िया गुलदस्ता सजा था। हर रंग की कविताएं आ गई, हर रंग की रचनाएं आ गईं, आनंद आ गया। ये होना चाहिए कि माटी का एक, कहते हैं कि मुझे एक बहुत पुराना एक गीत याद आ गया, अभी कहाँ, अभी मैं सुना। ये माटी का पुतला जब गीत सुनाता है, ये माटी का पुतला जब गीत सुनाता है, कुछ अपनी कहता है, कुछ सबकी गाता है। हर दिल में उतरने का,
हर दिल में उतरने का इसको है हुनर मालूम, हर दिल के अलग किस्से रातों को सुनाता है, हर दिल के अलग किस्से रातों को सुनाता है, ये माटी का पुतला। साथियों, हम भी माटी के पुतले ही हैं। जैसा अभी किसी बहन ने कहा था अपनी रचना में कि माटी के पुतले हैं, और जब हम पुतले हैं तो हमारी डोर कहीं और है, लेकिन हम किससे सुनाते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, और जब कहते हैं तो चाहे साहित्यकार के रूप में कहें, चाहे किसी और रूप में कहें, लेकिन हम भी माटी के पुतले हैं और हम भी वही चीज सुनाते हैं। ये माटी का पुतला जब गीत सुनाता है। आदरणीय प्रबल जी ने जो रचना सुनाई आज, मैं सुनाना कुछ और चाहता था लेकिन मन बदल गया इनकी रचना सुनकर। इन्होंने एक सकारात्मक सोच वाले पुत्र की अभिव्यक्ति की, जो अपने पिता के प्रति क्या भाव रखता है। स्तुत्य है, रम्य है ऐसा भाव। लेकिन मैं आपको जो सुना रहा हूं, परिस्थितिगत तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। एक नज्म है, सुनिएगा, क्योंकि पटल पर लगभग वय प्राप्त रचनाकार ही मौजूद हैं, इसलिए यह रचना और ज्यादा सार्थक होगी। भाई रामानंद जी दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत प्रणाम भैया रामानंद जी, आपका आगमन हो गया, मन खुश हो गया है। कि हम सफर मेरा हाथ थामो, हम सफर मेरा हाथ थामो, अब चला जाता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। हम सफर मेरा हाथ थामो, अब चला जाता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। चुप है दरवाजे यहाँ, चुप है दरवाजे यहाँ, और चुप दरो दीवार है, चुप है दरवाजे यहाँ, और चुप दरो दीवार है, मुझसे मिलने मेरे घर पे अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। एक और मंजर देखिए, करोड़ों बूढ़े लोगों का ये हाल है। तेरी ख्वाहिश मेरी मेहनत से बना था आशियां, तेरी ख्वाहिश मेरी मेहनत से बना था आशियां, जो थे रहवार
सी गए कोई लौट कर आता नहीं, जिंदगी की शाम आई कुछ नजर आता नहीं। आप अपनी बस्तियों में अगल बगल देख सकते हैं। एक मंजर और देखिए, थे परिंदे उड़ गए, थे परिंदे उड़ गए, आकाश है अब नापते, थे परिंदे उड़ गए, आकाश है अब नापते, दाना चुंगने भी मेरे घर अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई कुछ नजर आता नहीं। एक और मंजर देखिए आदरणीय पुष्पा जी, देखिए गौर करिएगा। मैं तुम्हारी आँख हूँ, मैं तुम्हारी आँख हूँ और तू मेरी बूढ़ी छड़ी, मैं तुम्हारी आँख हूँ और तू मेरी बूढ़ी छड़ी, बहते आंसू पोंछने भी अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई कुछ नजर आता नहीं। आखिर इस मंजर देखिए, क्या हस्र है। चल चले हमदम मेरे मुल्क अदम की राह पर, चल चले हमदम मेरे मुल्क अदम की राह पर, चल बुझा दे शम्मे जहां अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई कुछ नजर आता नहीं, कुछ नजर आता नहीं, कुछ नजर आता नहीं। धन्यवाद जी। बहुत मैं सुंदर, समझता हूँ पूरी हकीकत बयान कर दी। अब इस गीत के बाद कोई गीत पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं। जहां भावनाओं का उद्गार एकदम चरम पर हो, फिर उतरना बड़ा मुश्किल। बिल्कुल मैं सही कर अपनी रहे हैं तरफ आदरणीय, बिल्कुल सही कर रहे से हैं आदरणीय। बिल्कुल हम सुनना चाहते थे, और लेकिन जो आपने बात कही कि जब भावनाएं, स्वर और जो भाव पूरा हो जाता है, भावनाओं का प्रदर्शन हो जाता है, तो वहाँ सभा ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है कि वहां फिर उस भावना को जीकर ही और जीते जीते हुए ही कम से कम आत्मसात करके और विचारणीय बन जाती है। ऐसी जब रचनाएं आती हैं आदरणीय, बिल्कुल सही बात है कि आपने कहा कि मैंने जो रचना प्रस्तुत की थी तो एक पुत्र की भावना थी पिता के प्रति, लेकिन अब एक पुत्र की भावना हो सकती है, लेकिन अधिकांश पुत्रों की भावनाएं जो बदल रही हैं, उसके साथ ही विडंबनाएं पैदा हो रही हैं। और जब तक ये चेताया नहीं जाएगा, जब तक ये बार बार पोक नहीं किया जाएगा, तब तक शायद लोग नहीं समझेंगे और लोग सुधरने का प्रयास नहीं करेंगे। पंछी हैं, उड़े, सच बात है, लेकिन दाना चुनने को नहीं आए तो नहीं आए, कम से कम बसेरा करने तो शाम को आ जाए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
बहुत अच्छी बात थी आदरणीय, आपकी कमाल की बात थी। तो आदरणीय पुष्पा जी कुछ कह रही थी, आदरणीय पुष्पा जी कुछ कह रही थी, मैं समझता हूँ, और उनको अधिकार है, हमसे बड़ी हैं, इस रचना के लिए भी उनका कहने का अधिकार है। हालांकि परंपरा नहीं है अध्यक्ष जी की रचना के ऊपर टिप्पणी करने के लिए, लेकिन फिर भी पुष्पा जी कुछ कहना चाहती तो हम अवश्य सुनेंगे इस बारे में। क्या कह रही थी आदरणीय आप? इस रचना के बारे में जी हाँ। बहुत अच्छा आयोजन रहा, एक से एक बढ़कर के सभी विषयों पे अच्छी से अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की। अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज ये अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रबल जी, जी आदरणीय। और मैं समझता हूँ कि अब आज की गोष्ठी को विराम देना जी अब जी समय आदरणीय, हो गया बिल्कुल है। विराम देंगे। जी हाँ, तो समय हो गया आदरणीय, और अब मेरी तरफ से ये आज की गोष्ठी को यहीं विराम दिया जाता है। फिर मिलेंगे, आज की कमी को फिर कभी पूरा कर देंगे। और आज मेरी मजबूरी थी, मैं भावनाओं के इस मोड़ पर था कि फिर दूसरी रचना पढ़ने का कोई औचित्य नहीं था। बहुत बहुत एक धन्यवाद वाक्य आप। बोलूंगी, जरूर। सिर्फ एक वाक्य बोलूंगी कि लगभग शुरुआत से लेकर, और ये टिप्पणी नहीं है, असल में अध्यक्ष की टिप्पणी करने की किसी की औकात भी होती नहीं है। अध्यक्ष का पद बहुत मर्यादित पद होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं जज्बातों की तो फिर कोई पद नहीं होता है। जज्बात मेरे भी वही है जो आपके हैं, और आज हमने जज्बातों को जिया, जज्बातों को जिया। बस इतना ही कहना चाहूंगी। क्या बात है। प्रणाम प्रणाम आदरणीय, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।